केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है जी? अब आपसे गुजारिश है कि बातें बंद होंगी। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा सेक्शन है। रिएक्शन काइनेटिक्स हमारा चैप्टर है। रेट ऑफ रिएक्शन भी चैप्टर का नाम हो सकता है। और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उसको आप रेट लॉ कहें, आप उसको रेट इक्वेशन कहें, या उस रेट इक्वेशन में से क्या निकालें, रेट कांस्टेंट निकालें, या उस रेट इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करें। आई थिंक ये 5 बातें मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में 5 कॉलम्स बना के की हैं। पहली बात क्या बोली थी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर रेट लॉ क्या होता है, फिर रेट इक्वेशन क्या होती है, और उसमें से रेट कांस्टेंट कौन होता है, और फिर आखिरी चीज क्या थी जी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। लो जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है तो 5 बातें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। जैसे कि मेरी स्पेसिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यूज द टर्म्स रेट इक्वेशन, देन रेट कांस्टेंट, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या बात है? एक लफ्ज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर एक लफ्ज क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिकॉज एक ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, फिर है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, फिर है ओवरऑल ऑर्डर। दोनों को ऐड करके एक की पावर m थी, दूसरे की पावर n थी। एक के हिसाब से ऑर्डर m था, दूसरे के हिसाब से ऑर्डर n था, और ओवरऑल ऑर्डर जो है वो m+n हो गया। सो ये सारी मेरी एक सिचुएशन चल रही है। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको इन 5 टर्म्स का दिया है। मुझे लगता है कि मुझे इन 5 टर्म्स में से ज्यादा आपको क्या समझाने की कोशिश करनी है। मैंने आपको ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शन, बल्कि काम करते हैं आज का जो हम टॉपिक डेवलप करते हैं, आई थिंक आई विल डेवलप अ टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या जनाब साहब? हेडिंग दीजिए, आपने पिछले 5 कॉलम्स बराबर कर दें। पिछले 5 कॉलम्स जो हैं वो बराबर कर दीजिए और आप नया एक टॉपिक डेवलप कीजिए। वैसे तो हमने जो पीछे 5 चीजें पढ़ी हैं उसमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, फिर रेट लॉ का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, रेट इक्वेशन उसमें से निकल आती है। फिर उस रेट इक्वेशन के अंदर असल में 2 अननोन्स हैं। कौन कौन से अननोन जी? एक के अननोन है और एक m या n अननोन है। मैं समझता हूं कि उन m या n को या k को हम कैसे निकालेंगे, उनको निकालने के लिए हमें कोई ना कोई, पहले मैं उनका मतलब सही तरह पूरा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिर उनको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उनको डिटरमिन करना है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, किस किस्म का ग्राफ बनाना है, क्या साइंस लगानी है, आई थिंक वो हम बाद में डेवलप करेंगे। फिल वक्त मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ, टाइप ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हेडिंग दीजिए जी, टाइप ऑफ रिएक्शन with respect to the order of reaction। लो जी, मुझे लगता है कि हमने जो आखिरी लेक्चर में 5 चीजें की थी, उन 5 चीजों में से जो हमारा आखिरी लफ्ज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी समझ थोड़ी सी और मैं इंप्रूव करना चाहता हूं। और उसकी समझ को बढ़ाने के लिए मैंने आपको जो टॉपिक का नाम लिख दिया है उस पर ध्यान दीजिए कि मैं टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड आई थिंक मैं इसके नीचे 3 कॉलम्स बनाने की कोशिश करूंगा। 3 कॉलम्स में सबसे पहले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बल्कि नहीं फर्स्ट नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर लिखते हैं, दरमियान में लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर लिखेंगे क्या जी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
लो जी, ऑर्डर्स के हिसाब से रिएक्शन का अब नया नाम आ गया जी हमारे पास। पहले रिएक्शंस के नाम होते थे, वो टाइप, उसकी अपनी एक टाइप होती थी, एडिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मतलब उस हिसाब से हम नाम रखा करते थे रिएक्शंस के। फिर हमने एक होता है वो एक्सो एंडो के हिसाब से, यदि एक्सो एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या वो एक नाम आ गया। फिर था वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये नाम आ गया। अब काइनेटिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो सीधा सीधा होता था स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है। क्या होता था जी, ओ लेवल में या एएस लेवल में अगर हम जनरल काइनेटिकली बात करें कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम कहेंगे सर या तो स्लो है या फास्ट है, ये बात होती थी। लेकिन अभी मैं स्लो और फास्ट की बात नहीं कर रहा, वो बहुत ऑर्डिनरी लफ्ज है, स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है। असल में मैं इस वक्त किस बात को फॉलो करना चाहता हूं, मैं असल में अभी क्या बोलते हैं, ऑर्डर के हिसाब से रिएक्शन बताना चाहता हूं। ऑर्डर था क्या, क्या था ऑर्डर? पावर थी ना, पावर ऑफ द क्या, पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द क्या, इन द रेट इक्वेशन। वो जो रेट इक्वेशन है या जो रेट लॉ है, उसके अंदर जो पावर है ऑफ द वेरिएबल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उस पावर को ऑर्डर कहता है। अब या तो वो पावर 0 होगी या वो पावर 1 होगी या वो पावर 2 होगी। उस हिसाब से मैं किसी रिएक्शन को 0 ऑर्डर कहूंगा या किसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कहूंगा या किसी रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर कहूंगा। और उसका मतलब क्या होगा देखते हैं जनाब साहब। मैं 0 ऑर्डर का मतलब क्या निकालता हूं। इससे पहले कि मैं 0 ऑर्डर का मतलब निकालूं मुझे एक बात बताएं। ऑर्डर की तो मैंने 3 किस्में बना दी कि ऑर्डर की पहली ये किस्म है या एक ये किस्म है और एक ये किस्म है। जब मुझे रिएक्शन बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन? रिएक्शन क्या होगा? कोई भी रिएक्टेंट्स दे टर्न इनटू प्रोडक्ट्स, इसके R moles of the reactant will produce P moles of the product, something like this। अगर मैं कहूं जी कि रिएक्शन मैंने ऐसे लिखना है तो लिख दीजिए। अब इस रिएक्शन में मैंने जनरली रिएक्टेंट्स के लिए R, कैपिटल R का सिंबल इस्तेमाल करना है। अब रिएक्शन के अंदर उसके मोल्स R हैं, अब वो R 1 है कि 2 है कि 3 है, मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा। 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो क्या बोलते हैं रेट इक्वेशन होगा, वो मैंने कैसे लिखा होगा। गौर से मेरी बात सुनिए, इसका रेट इक्वेशन ऐसा होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू K टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, इसकी रेट इक्वेशन ऐसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स की पावर 1। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, हाँ जी एक से ज्यादा बोला है, ओवर टाइम। हेलो जी, मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है भाई ने, ठीक है। जरा जाएं कल के लेक्चर पर, 5 जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं उन कॉलम्स को देखें। बेटा मैं रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं रेट की इक्वेशन लिख रहा हूं। यही तो बुनियादी फर्क है जो मैं पिछले 2 लेक्चर्स में समझाने की कोशिश कर रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेट ऑफ द रिएक्शन का एक लॉ है जो कि फैक्टर है एक, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें तो प्रोपोर्शनैलिटी या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ओवर टाइम वहां पर नहीं है। प्लीज याद रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो डिफाइनिंग फॉर्मूला है वो कुछ और है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो क्या कहते हैं फैक्टर्स के साथ एक रिलेशन है वो कुछ और है। तो मैं वो कंसंट्रेशन वाले फैक्टर के साथ के रिलेशन वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो प्लीज डोंट कॉल दिस दैट टाइम ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम वाले काम नहीं हुए। यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है जी रेट इज इक्वल टू क्या, K फॉर रेट कांस्टेंट। इसकी क्या करें जी, पावर क्या है, पावर 2 है। हेलो जी, अब इस बात का मतलब क्या है, यहां से जरा मैं कोई मजीद मतलब निकालने की कोशिश करता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये किसी भी चीज की कंसंट्रेशन या किसी भी चीज की पावर अगर 0, आंसर क्या होता है सर जी? आंसर 1 ही होता है। तो अगर आंसर 1 है तो रेट इज इक्वल टू क्या, K फॉर कांस्टेंट इनटू 1। क्या बनता है यहां पे,
रेट इज इक्वल टू के, मतलब क्या है इसका रेट इज क्या होगा जी सर? ये वो रिएक्शन है कि जिसका रेट क्या होगा? इट्स रेट इज क्या? इट्स रेट इज कांस्टेंट। क्या मतलब है इस रिएक्शन का रेट इज कांस्टेंट है? कि इसके रेट की इक्वेशन में किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करोगे या कमी करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो इट मींस रेट इज क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? तो यहां पर आपने जो पिछले साल की कोलिजन थ्योरी पढ़ी है, आपने पिछले साल के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की जो जनरल बातें पढ़ी हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये तो वो सिचुएशन है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे कि जिनमें किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है जी। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, कि जिनकी रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर ही क्या है? जीरो है। जिसका मतलब क्या है? पावर जीरो तो वन है, वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है सर? रेट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? रेट का कंसंट्रेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? आज तक इसके नीचे जुमला लिखना चाहिए, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। rate is independent of the concentration of क्या बच्चों? rate is independent of the concentration of the reactants, any reactant या generally reactants लिखते हैं। या यूं समझें कि आप ये लिख सकते हैं कि rate will remain क्या चीज? rate will not change even if you change the concentration of, तो काम लिखें जी कि rate will not change even if the concentration of the reactant is changed। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट विल नॉट चेंज even if the concentration of the reactant is changed। rate will not change even if the concentration of the reactant is changed। तो काम करता हूं कि अगर मैं आपके सामने कोई रेट का और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का ग्राफ बना दूं तो वो कैसा बनेगा? सुनिए जनाब साहब, एक तरफ बनाए रेट, एक तरफ बनाए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स या कोई भी रिएक्टेंट। एंड इफ आई टेल यू रेट, वैसे रेट की यूनिट्स क्या होंगी? मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड। और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं? मोल पर डीएम क्यू। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ाओ तो रेट पर फर्क नहीं पड़ता, ना रेट ऊपर जाता है ना रेट क्या रहता है? रेट क्या रहता है? मैं यहां बना देता हूं। रेट क्या रहता है जी? रेट कांस्टेंट रहता है। तो वो कह रहे सर ऊपर बना दें। ये ग्राफ है जी, वाई एक्सिस पर क्या है? रेट है। एक्स एक्सिस पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं और इसकी यूनिट्स क्या है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड है। जिसको नजर नहीं आ रहा वहां मैं यहां लिख रहा हूं। इसकी यूनिट्स क्या है? मोल पर डीएम क्यूब है। मैं क्या कह रहा हूं कि जीरो ऑर्डर के केस में क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो रेट नहीं बढ़ेगा। रेट क्या रहेगा? रेट के फॉर कांस्टेंट ही रहेगा। रेट कम भी नहीं होगा, रेट ज्यादा भी नहीं होगा, रेट चेंज ही नहीं होगा। इवन इफ क्या चेंज हो रहा हो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स चेंज हो रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पिछले साल जो जनरल एक बात पढ़ी है, क्या बात जनरल पढ़ी है कि सर जी वो रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, के ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, greater the number of moles per unit volume of the reactants, greater the number of particles per unit volume of the reactants, greater the number of collisions, greater the frequency of collisions, greater the frequency of effective collisions, greater the amount of product formed per unit time, and ultimately greater the rate of। तो ये वाली जुमला
हर रिएक्शन पर अप्लाई या रिएक्शन के हर रिएक्टेंट पर अप्लाई नहीं होता। यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यूं समझे कि मैं चलो पूरे रिएक्शन की सारे रिएक्टेंट्स की बात करूं कि ना करूं, कोई ना कोई रिएक्टेंट ऐसा होता है कि जिसके हिसाब से रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता या जिसके हिसाब से रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है। अगर मैं कहूं कोई भी रिएक्टेंट लाइक ए है, उसकी पावर जीरो है, आई विल से रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए। किसी भी रिएक्टेंट का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर है। इसको मसला है इस बात से? ओके, हाँ क्या मतलब? तो फिर वो ये वाला कॉलम आ जाएगा, उसके हिसाब से क्या होगा? उसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर होगा जी। तो वही कह रहा हूं ना, किसी एक के हिसाब से जीरो ऑर्डर होगा, किसी दूसरे के हिसाब से। तो मैं पहले सबका अलग अलग पढ़ा लूं क्या? मैं तो भी जनरली अज्यूम कर रहा हूं कि एक ही रिएक्टेंट है। क्या अज्यूम कर रहा हूं? उस एक ही रिएक्टेंट की या पावर जीरो है या उसी की पावर वन है या उसी की पावर टू है। तो जिस किसी के हिसाब से पावर जीरो है तो उसके हिसाब से जीरो ऑर्डर, और अगर किसी की पावर वन है तो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर। तो मिसाल के तौर पर यहां फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं आपको बात समझाना चाहता हूं तो मुझे एक बात बताएं कि पावर अगर वन हो तो ना भी लिखी हो तो क्या होता है? पावर अगर वन ना भी लिखी हो तो सर आर तो होगा बीच में। और अगर मैं बोलूं कि के को क्या अज्यूम कर लूं, के को क्या अज्यूम कर लूं? कांस्टेंट, जो कि है ही सर वो कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट ऑफ, इस रेट कांस्टेंट को अगर मैं क्या कह दूं, ये कौन है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो आपको तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, फिर उसको हटा दें तो पीछे क्या बचेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हेलो जी, अब रेट कांस्टेंट, अब फिर क्या है रेट? अब रेट के भैया कहा था रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहां क्या लिखूं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जिसका मतलब क्या है? ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। बाय व्हाट टाइप? वो टाइम्स टू, तो टाइम्स टू वाला टाइप। किसको मसला इस बात से? तो एक काम करें जी, यहां इसके नीचे जाके क्या लिखें? यहां हमने क्या कहा? इफ k is equal to rate constant, that is the constant of proportionality, then क्या? आप वो k हटा दे तो पीछे हम क्या बना देते होते हैं? पीछे हमने क्या कहा जी? अगर ये जो k है, अगर आप इसको कांस्टेंट ऑफ क्या क्या बना दें? इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की तरह अज्यूम कर लें, तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो उल्टा बोलूं, कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। ऐसे ही होता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वालिटी लिखोगे तो कांस्टेंट विल अपीयर। अब अगर इक्वालिटी को हटाकर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी लिखना है तो क्या करूं? कांस्टेंट विल डिसअपीयर। किसी मसला इस बात से? तो कांस्टेंट को डिसअपीयर करे, पीछे प्रोपोर्शनैलिटी रह गई, जिसका अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम? देखिए जनाब साहब, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, rate is directly proportional to the concentration of reactants. Rate is directly proportional to the concentration of reactants. इस बात का मतलब क्या है कि greater the concentration of the reactants, greater will be the, लिखें, greater the concentration of the reactants, greater will be the rate of reaction. Greater the concentration ऑफ क्या? ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट, किसी अगर एक ही बात कर रहे हैं तो ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और कितने टाइम्स? अगर एक होता है टाइम्स टू तो दूसरा भी क्या होगा? अगर ये वाला आपका होता है जी सर जी इधर ये हो जाता है, इफ इट इंक्रीजेस बाय टाइम्स टू इट विल आल्सो इंक्रीज बाय टाइम्स। आई होप ये बात आपको मालूम है। इधर भी अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, किसका? यही क्या बोलते हैं, एक तरफ y एक्सिस पे किसका? रेट का। यूनिट्स आर, तो प्लीज टेल मी यहां क्या करूं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यूनिट्स आर मोल पर डीएम क्यूब। तो प्लीज टेल मी ग्राफ क्या होगा? ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। किसी को मसला इस बात से कि जब उसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी तो रेट भी जीरो होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट भी ज्यादा होगा। किसी को मसला इस बात से? ये सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी की बात चल रही है। सो उसी तरह से हम उधर चले जाते हैं कि क्या पता कोई रिएक्टेंट ऐसा हो
कि जिसके डबल होने से रेट क्या होता हो, 4 गुना ज्यादा होता हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या उसके हिसाब से ऑर्डर क्या होगा, उसके हिसाब से ऑर्डर 2 होगा। आई थिंक मैं अगर इसको आगे की तरह लिखना चाहता हूं तो यहां क्या लिखूंगा जी, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है जी, आगे आर की पावर क्या है ठीक है जी, स्क्वायर, तो क्या करूं उसको, यहां पे अगर आप क्या कर दें, वंस अगेन इसको दोबारा किसी और तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये बता देता हूं कि अगर आप के को क्या करते हैं, के को क्या कहते हैं, दिस केस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर आप इसको कहते हैं तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डिसअपेयर करके सीधा सीधा प्रोपोर्शनैलिटी डेवलप हो जाएगी, क्या, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहां क्या करेंगे, यहां भी एक के ज्यादा होने से दूसरा ज्यादा तो होगा, और किस हिसाब से, एक उसके स्क्वायर से के हिसाब से, तो इसको क्या लिखूं, रेट इज विच प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिखूंगा टू व्हाट, टू द स्क्वायर ऑफ द, तो काम करिए लिखें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या जनाब, टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, to the square of the concentration of the reactants. So यहां पर भी अगर हमारा क्या होता है, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन होती है तो क्या होगा, वेरी मच ग्रेटर विल बी द, तो एक काम लिखे, क्या लिखेंगे, लिखे जी, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स अगर आप कहते हैं जी ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो आगे क्या लिखूं, वेरी मच ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों ये वेरी मच ग्रेटर क्यों लिखें, एक के डबल होने से दूसरा 4 गुना ज्यादा होगा। तो यहां हमने क्या लिखा था, पहले जीरो ऑर्डर में क्या चल रहा था जी, सर जी कांस्टेंट, कोई रेट के साथ, रेट का कोई कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंडेंसी नहीं थी। यहां क्या चल रहा था, यहां क्या चल रहा था, यहां डिपेंडेंसी थी, कैसी डिपेंडेंसी, एक के ज्यादा होने से दूसरा, एक के डबल होने से दूसरा डबल। यहां क्या है, यहां सर जी एक के डबल होने से दूसरा 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो यहां अगर आपने क्या अंग्रेजी क्या लिखी है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, फिर क्या लिखा है, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, वेरी मच ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जिसको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये क्या हो गया, अगर ये टाइम्स 2 हो गया तो ये टाइम्स 4 हो जाएगा। और अगर इसका ग्राफ बनाते हो तो बताओ जी इसका ग्राफ कैसा होगा, इधर रेट ले लें, यूनिट्स आर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ले लें, यूनिट्स आर मोल पर डीएम क्यूब, एंड आई थिंक इसका ग्राफ भी आपको मालूम है कि कैसा होगा। स्टार्ट तो मैं ओरिजिन से करूंगा, बट द ग्रेडियंट विल बी क्या, इट विल बी इंक्रीजिंग। हेलो जी, इस ग्रेडियंट विल बी इंक्रीजिंग। यहां तक किसी को मसला है, एनीवन? तो क्या बात कर रहा हूं मैंने अभी जो कल के लेक्चर में आपके सामने 5 डिफरेंट टर्म्स का जिक्र किया था, उन 5 डिफरेंट टर्म्स में से मैंने क्या कर दिया है, आपके सामने ये ऑर्डर वाली टर्म को जरा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। और मुझे बताएं जरा इन सब सिचुएशंस में क्या हो रहा है। अगर आप पहली वाली सिचुएशन को चेक करें, यहां रेट क्या है, यहां कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो यहां हम क्या कहेंगे, अगर रेट यहां कांस्टेंट चल रहा है तो जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू k है, ठीक है, पर यहां पे रेट क्या है, रेट इज कांस्टेंट है, रेट की अंदर कमी पेशी, हालांकि कंसंट्रेशन आप, अच्छा यहां क्या कर रहे हैं आप, यहां आप जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा करते हैं तो, अच्छा, और किस हिसाब से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से। इस ग्राफ का अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं, वो क्या आएगा, राइज ओवर, व्हाट इज राइज ओवर रन, राइज पे कौन है, रेट, ओवर रन पे कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये क्या चीज है सर जी, अगर आप इस इक्वेशन में रेट ओवर, तो इसका मतलब ये हुआ, आई बिलीव इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू के के बराबर। यहां कांस्टेंट कहां से आता है सर, यहां तो कांस्टेंट ये खुद ही कांस्टेंट है, पहले वाले कॉलम में कांस्टेंट कहां से आ रहा है, वो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कांस्टेंट, वो वही के है। इस ग्राफ में कांस्टेंट कहां से निकालूं, अगर ग्राफ बना हुआ है तो इस ग्राफ का क्या निकाल लें, ग्रेडियंट निकाल लें। ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। किसी को मसला है इस बात से?
अच्छा वैसे अगर मैंने इधर कोई कांस्टेंट निकालना तो क्या होगा? यहाँ ग्रेडियंट का जो हिसाब किताब है वो क्या है? वो सर जी वो क्या बोलते हैं, वो स्क्वायर के हिसाब से। यहाँ वैसे अगर मुझे के निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? सर जी के निकालना हो तो किसी भी पॉइंट पर रेट को टेंजेंट नहीं, के इज इक्वल टू सीधे से लिखा रेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपने के निकालना है तो उस पॉइंट पर रेट ले लें और उस पॉइंट पर उस कॉन्सेंट्रेशन का क्या कर लें, स्क्वायर ले लें। उनकी रेशो क्या होगी? उनकी रेशो विल बी के। किसी को मसला है इस बात से? तो यहां तो मैं ग्राफ से के निकालूं कि वाई एक्सिस पे ही के नजर आ रहा है, यहां भी मैं ग्राफ से के निकालूं कि जी वो ग्राफ के ग्रेड से क्या आ जाएगा। यहां मैं के ग्राफ से नहीं निकाल रहा, और अगर मैंने ग्राफ से निकालना भी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लगाकर ग्रेड निकालो। मैंने तो इनका मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी पॉइंट ले लें, उधर क्या रेट है, फिर उधर क्या कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ले लें, रेट को कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपको यहां से क्या पता चल जाएगा, तो आपको यहां से क्या पता चल जाएगा। अब जो आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है, अगर के का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, उधर के का हिसाब कुछ और है, दरमियान में के का हिसाब कुछ और है, इधर आपकी इतला के लिए है के की यूनिट उधर कुछ और है, इधर कुछ और है, उधर कुछ और है। कैसे? लुक एट दिस। यहां जरा मुझे एक बात बताएंगे कि इसके नीचे जाके लिखिए जी, यूनिट ऑफ के क्या होगी? ऐसा है, यूनिट ऑफ के प्लीज बताएं क्या होगी? के सीधा सीधा किसके बराबर है? प्लीज लुक एट दिस, लिखना छोड़ें जी। के किसके बराबर है? तो के की यूनिट्स किसके बराबर होंगी? रेट के बराबर। क्या? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। इस केस में जो के होगा उसकी यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब पर। अच्छा इधर आए ना, इधर क्या होगी के की यूनिट्स? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस केस में के की यूनिट्स बता दीजिए। ऊपर है रेट, नीचे कॉन्सेंट्रेशन, ये था मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड ओवर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम कर गया, पीछे क्या रह गया? आई थिंक यहां पे ऐसा है, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या? एस पावर -1। हेलो जी, कैसे कैसे बच्चों? प्लीज देखिए, के यहां कैसे निकलता है? रेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन से। तो रेट होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड में, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर डीएम क्यूब में। क्या होगा? दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब। लिख के बोलूं या आ रहा है समझ? किसको नहीं समझ आ रहा? चलो यहां आ जाओ। यहां क्या करूं? यहां ऐसा है, यूनिट ऑफ के इज क्या? ऊपर है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, नीचे है मोल पर डीएम क्यूब का। अब ये मैं बोल के नहीं कर सकता, ये मैं लिख के ही कराऊंगा। कैसे जी? ऊपर आ गया क्या? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, नीचे क्या आ गया? मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। चेक करो क्या होता है, ऊपर ही लेके जाए। मोल पर डीएम क्यूब की ऊपर पावर क्या थी? 1, नीचे पावर क्या है? ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? 1 - 2 -1 s -1। पता क्या हो जाएगा ये? मोल -1 डीएम +3 s -1। हेलो जी, तो क्या हो रहा है? हालांकि वैसे मुझे केमिस्ट्री है, ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है और मैं आपको उस इक्वेशन को, तो फिर इक्वेशन तो इक्वेशन होती है, वो तो फार्मूला होता है, फार्मूले का तो फिर ग्राफ भी होता है, फार्मूले की फिर सेंस होती है, उसको प्रॉपर फिजिक्स की तरह पढ़ाया जाता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे रेट लॉ लिखवाया, उसकी रेट इक्वेशन लिखवाई, उस इक्वेशन के कैरेक्टर पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा ना भाई। इसीलिए तो सेक्शन का नाम ही क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है सेक्शन का? क्यों? ये वाली केमिस्ट्री कैसी है? थोड़ी थोड़ी फिजिक्स की तरह, इसका पढ़ने का स्टाइल फिजिक्स जैसा है। तो क्या स्टाइल फिजिक्स जैसा है? सर जी आप ग्राफ भी ले आए हैं, आप इक्वेशन भी ले आए हैं, आप प्रोपोर्शनैलिटियां भी ले आए हैं, आप यूनिट्स भी ले आए हैं, तो मैं क्या करूं? मैं प्योर केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहा, मैं तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए आपको इसको फिजिक्स की तरह ही समझना पड़ेगा। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए कि जीरो ऑर्डर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो हाँ इसकी एक्चुअल एग्जांपल्स क्या है और क्या नहीं है, आई थिंक वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जाके मेरे लेक्चर का ख़त्म होता है।